Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for BCom student of semester 3 CBCS. The subject is company law. I have already done with the unit 1, which was basic introduction, जिसमें हमने कंपनी क्या है, कितनी टाइप्स की कंपनी है और उसमें प्रमोटर्स कौन होते हैं, ये सब हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था. वेटेज मैंने आपको बताई थी कि आपका पूरा जो कंपनी लॉ है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है और हर एक यूनिट की जो है वो इक्वल वेटेज है. अगर आपका 75 मार्क्स पेपर है तो आपकी हर यूनिट 15 मार्क्स की है ऑन एन एवरेज, और अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है तो ऑन एन एवरेज इट इज ऑफ 20 मार्क्स. मैंने लास्ट क्लास में यूनिट 2 शुरू किया था. यूनिट 2 दैट इज डॉक्यूमेंट एंड शेयर्स. तो इसका मैं एक बार सिलेबस आपको यूनिट 2 का दोबारा बता रही हूँ. दिस इज द सिलेबस जिसमें हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्ट्रेशन ये डिस्कस करना था. लास्ट क्लास में मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ऑल्ट्रेशन कराया था. नेक्स्ट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स ऑल्ट्रेशन, ये हम आज डिस्कस करेंगे. Doctrine of constructive notice and indoor management, this is also related to this article of association. Then prospectus, shelf and red herring prospectus, misstatement in prospectus, book building, issue, allotment and forfeiture of share, call on shares, issue of sweat capital, employee stock option, issue of bonus shares, transfer and transmission of shares, buyback and demat system. This is the content that you need to cover in unit 2. जिनके पास अगर सिलेबस नहीं है, मैं यूनिट वाइज हमेशा आपको सिलेबस बताती जा रही हूँ. यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज यू विल गेट इट ऑन द वेबसाइट ऑफ SOL. आपको सिलेबस वहां पर भी मिलेगा. बुक मैं रिपीट कर रही हूँ. इस सब्जेक्ट के लिए बुक आप अनिल कुमार सर की यूज कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ, या फिर रीना चड्डा, भरत भूषण, ये वाली आपकी कुछ बुक्स हैं दैट यू कैन रेफर. यू कैन ऑल्सो यूज 10 years, कि उसमें आपको क्वेश्चन का आइडिया होता है कि आपके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं. फाइन, बट आपको जो पूरा सिलेबस आपका कवर कर रही है वो ये वाली बुक्स आपका कवर कर रही है. Today I am going to start with the article of association. Last class में हमने memorandum of association किया था. memorandum of association मैंने आपको बताया था कि वो एक चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का. उसमें ओवरऑल उनका एक फ्रेमवर्क होता है कि वो कैसे अपने उसमें ऑब्जेक्ट्स वो लोग डालते हैं कि ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कंपनी क्या काम करेगी. तो उसके सारे वहां पर नॉर्म्स लिखे होते हैं. उसका एक वहां पर एक पावर्स बताई हुई होती हैं कि कंपनी की क्या पावर्स होंगी. तो कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट पावर्स. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, तो कंपनी जो भी काम करेगी that should be done in relation to that objectives only. जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं उससे रिलेटेड उसके काम होने चाहिए. अगर उन ऑब्जेक्टिव से हटके उसको अगर कुछ काम करना है, कि जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर किसी कंपनी का बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, बट इट विल स्टार्ट विद द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग द प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो उस केस में वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है. अगर वो कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहा है, कि उसने कोई बिल्डिंग खरीदी है, वहां पर उसको कुछ सेटअप करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तब तो वो उसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. बट अगर वो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है. तो दैट इज गो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन नहीं है. तो वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइड होते हैं, मतलब दैट कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एग्जिस्ट. फाइन, वो था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो एक ब्रॉड एरिया है और वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट है कि कोई भी अगर उस कंपनी में इंटरेस्टेड है, he can easily get that memorandum of association. वहां से उसको पढ़ के ये पता चलेगा कि वो कंपनी क्या काम करने वाली है, और अगर वो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा. ठीक है, वहां पर जो भी पैसा वो लोग ले रहे हैं और उनका इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है, प्रॉपर लॉज उसके लिए बने हुए होते हैं. तो दैट वाज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट था। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट, कि कंपनी के अंदर जो भी है, कि कंपनी में मेंबर्स हैं या जो भी वहां पर काम कर रहा है, उनसे रिलेटेड सारे वहां पर रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो किए जाएंगे कंपनी के अंदर, ये सारा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वर्क्स इन रिलेशन टू दैट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों? क्योंकि वहां पर ओवरऑल पावर्स लिखी हैं, उनका एक एरिया डिफाइंड है कि किस एरिया के अंदर उनको काम करना है। तो उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है कि इन केस अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड, तो आप उसके हिसाब से अपना मैनेजमेंट करोगे कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मुझे उस 100 रुपए को कैसे एफिशिएंटली खर्च करना है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वहां पर ओवरऑल आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा है कि आपके पास टोटल ये वाली पावर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो उसी के बेसिस पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है कि मेरे पास इतना एरिया है और इस एरिया के अंदर अंदर मुझे सब चीज कैसे मैनेज करनी है, क्या रूल्स रेगुलेशंस लगाने हैं, वो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए बोलते हैं हम इसको। AOA contains rules, regulations and bylaws for the internal administration of the company। तो AOA में क्या होता है? सारे rules, regulations लिखे हुए हैं, laws लिखे हुए हैं, ताकि कंपनी का जो अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, उसको कैसे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, स्मूथनिंग ऑफ वर्क होना चाहिए, कि प्रॉपर सबको पता होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है, उसकी क्या पावर्स हैं, उसको क्या मतलब उससे एक्सपेक्टेड क्या है, उसके क्या उसको ऑब्लिगेशंस क्या है टुवर्ड्स द कंपनी, एवरीवन शुड नो अबाउट इट। तो ये सारा हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। आर्टिकल्स रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स बाय प्रिस्क्राइबिंग देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो आर्टिकल क्या काम करता है? कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको वो रेगुलेट करता है। क्यों? यहाँ पर जो भी रूल्स लिखे जाएंगे वो सारे रूल्स कंपनी के ऊपर और जो भी उसके मेंबर्स हैं उसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, मतलब उनको वो दे आर बाउंड टू डू दैट थिंग्स। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशन वो लोग बता रहा है, आर्टिकल्स में पता चल रहा है। और ये भी बता रहा है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं और क्या उनकी ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड्स ईच अदर। कंपनी की मेंबर्स के टुवर्ड्स क्या ऑब्लिगेशन है और मेंबर्स की कंपनी के टुवर्ड्स क्या ऑब्लिगेशन है, वो सारा हमारा आर्टिकल्स में मेंशन होता है। मतलब व्हाट दे आर सपोज टू डू, they get to know from the article of association. So according to section 2 subsection 5 of the Companies Act 2013, articles means the article of association as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. तो article of association क्या बताया section 2 में कि जो भी एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओरिजिनली फ्रेम किया गया। ओरिजिनली मैंने पहले भी बताया था, ओरिजिनली का मतलब होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उस टाइम हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनता है। तो ओरिजिनली फ्रेम मतलब कंपनी जब स्टैब्लिश हुई थी उस टाइम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना था, या फिर टाइम टू टाइम कि हमारा कंपनीज एक्ट हमारा चेंज हुआ या कुछ रूल हमारे जो लॉ थे वो कुछ चेंज हुए, उसके हिसाब से अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया गया तो उसको हम हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, या तो जो हमने ओरिजिनल बनाया था वो, या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ कि कुछ भी चेंजेस अगर हो रहे हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, नई रेगुलेशंस आ रही हैं। जैसे पहले जो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, बट 2013 में जो कंपनीज एक्ट आया उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को काफी स्ट्रॉन्ग किया गया कि हर एक कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि फ्रॉड्स, स्कैम्स ये कंपनीज में बहुत ज्यादा होने लग गए टाइम टू टाइम। तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया। तो उससे रिलेटेड उनको अपनी मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सारा जो भी चेंज हम लोगों ने किया दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर अभी किसी को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन राइट इन QA टैब। आई विल डेफिनेटली टेक इट एट द एंड ऑफ द क्लास। फाइन।
Now next is distinction between memorandum of association and article of association. This is important. ये question exam में आता है कई बार कि memorandum of association और article of association में क्या difference है. तो वो मैंने आपको अभी क्लास जब मैंने शुरू किया मैंने बताया भी है कि मेमोरेंडम क्या है. वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक चार्टर है. जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री का एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, ठीक है, संविधान जिसको हम कहते हैं कि वो एक संविधान है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका पार्ट है बेसिकली, क्योंकि उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे बनाया जाता है. उसमें जो भी उन्होंने ब्रॉड रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं उसके बेसिस पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशन, क्या लॉज फॉलो किए जाएंगे वो हमारा बताया जाता है. तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं. आपको यहाँ पर बेसिस के साथ मैंने बताया हुआ डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस इज बेसिस ऑफ डिफरेंस इज मीनिंग. ठीक है, वो हमारा हमेशा जब भी आप किसी चीज में डिफरेंस देते हो हमेशा फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारा मीनिंग होता है. तो MOA इज द चार्टर ऑफ द कंपनी. It describes the constitution of the company and defines the scope of its activities and power. तो MOA क्या है? कंपनी का चार्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ये बताता है कि कंपनी कितनी एक्टिविटीज और पावर्स उसके पास हैं. स्कोप मतलब कहाँ तक अपनी पावर्स यूज कर सकता है और अगर उससे ज्यादा यूज करता है तो वो वाली उसकी पावर्स जो है वो वॉइड हो जाती हैं. वो वाली सारी एक्टिविटीज वॉइड हो जाएंगी अगर उसने अपनी पावर से ज्यादा कोई भी काम किया होता है. यहाँ पर पूरा उनका स्कोप दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो, उसके बाहर आपको कुछ भी करना अलाउड नहीं होता है. दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज इट्स अफेयर्स. तो ये तो उन्होंने ओवरऑल लिखा था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जो भी उनके इंटरनली जो भी अफेयर्स हैं, जो भी वो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना. सेकेंड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज सबऑर्डिनेशन. तो आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम. तो मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम इज द ब्रॉड टर्म एंड आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ इट, तो इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट बोला जा रहा है. तो आर्टिकल्स क्या है? वो मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट है. जो भी प्रोविजन मेमोरेंडम में दिए गए हैं आर्टिकल उसके सबऑर्डिनेट हैं. मेमोरेंडम कंटेन्स द एरिया बियॉन्ड विच कंपनी कैन नॉट गो. जो हमने बोला था कि उसके पास पावर्स हैं तो वो अपनी एक्टिविटीज उनसे ज्यादा नहीं कर सकती है. तो वो उसकी जो भी एक एरिया डिफाइंड है, जो भी उसका स्कोप डिफाइंड है, कंपनी उसके बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है. विद इन दैट एरिया the shareholders may make such regulations for their internal working as they think fit. तो फिर ये बताया आर्टिकल्स क्या करेगा? वो जो एरिया मेमोरेंडम में बताया गया है जिसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो उस एरिया के अंदर जो भी उनको ठीक लगता है उसके हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग बनाते हैं कि इंटरनली वो कंपनी के अंदर कैसे काम करेंगे. जो भी ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं, तो जो पावर्स उनके पास है उन पावर्स के साथ उन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है उसके रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल में बनाए जाते हैं. थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज पर्पस. तो आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट्स लेड डाउन बाय द मेमोरेंडम बट नेवर टू एक्सटेंड देम. तो आर्टिकल्स जो है मेमोरेंडम में जो भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन कर सकता है कि उसको हम कैसे अचीव करेंगे, बट उसको और बढ़ा नहीं सकता है कि वो चाहे कि यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव हमारा इतना ही है बट हम उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को और बढ़ा दें. कि लाइक किसी का जो पर्टिकुलर बिजनेस है तो उस पर्टिकुलर बिजनेस में वो और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो जब तक उसके अंदर ऑल्ट्रेशंस नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे अपने मेमोरेंडम में, तब तक वो दूसरे एरिया में जाकर काम नहीं कर सकता. फाइन. जैसे हम कोई एग्जांपल ले, मैंने आपको बताया कि किसी का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है. उसके अलावा वो सोचे कि मैं कुछ और इसके साथ सपोर्टिंग बिजनेस शुरू कर दूं, तो वो वाला बिजनेस उसके साथ वो शुरू नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो उसके मेमोरेंडम में नहीं दिया हुआ है. तो वो आर्टिकल्स जो है सिर्फ वो ऑब्जेक्ट कैसे अचीव करेंगे वो वहां पर बताएगा, उसको बढ़ा नहीं सकता है. दे कैन नॉट मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम. आर्टिकल्स जो है मेमोरेंडम के प्रोविजन को मॉडिफाई नहीं कर सकते.
नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज ऑल्टरेशंस। तो ऑल्टरेशंस मतलब चेंजेस, कि मेमोरेंडम में जो भी लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंज करना है, या ऑल्टरेशन में जो भी लिखा हुआ है उसको चेंज करना है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? इट इज डिफिकल्ट टू ऑल्टर द क्लॉजेस ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के जो भी क्लॉजेस है, इसमें हमने क्लॉज पढ़े थे, नेम क्लॉज पढ़ा था, हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ा था, लाइबिलिटी क्लॉज पढ़ा था। देयर आर वेरियस क्लॉजेस अंडर मेमोरेंडम। तो उनके जो क्लॉजेस हैं उनको ऑल्टर करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर हमें मेमोरेंडम को ऑल्टर करना होता है कि उसमें एक तो हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जब भी जनरल मीटिंग होगी तो अगर उनको कोई भी चेंज करना है तो उसमें उनको उसको पास कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना होता है। तो जब तक ये दोनों चीज नहीं होंगी, जब तक वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑल्टर द क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम, बट आर्टिकल्स कैन इजीली बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। बट आर्टिकल्स को इजी होता है पास करना, क्योंकि इसमें सिर्फ हम इनको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मेमोरेंडम में क्यों जरूरत है? क्योंकि वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सीधा पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। तो इट इज नेसेसरी टू टेक परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आर्टिकल्स में ऐसा नहीं है। एंड मे इवन बी ऑल्टर्ड रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पुरानी डेट से भी उसको चेंज किया जा सकता है। कि सपोज इन्होंने जुलाई में एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करे हैं, 1 जुलाई को उन्होंने वो चेंजेस करे हैं, बट उसको वो 1 अप्रैल से भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, कि पुरानी डेट से वो वाले चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना। कि लाइक जैसे किसी को वो मिलती है, किसी को लाइक बोनस मिलता है, तो वो उसको पुरानी डेट से देते हैं। कि आपका जैसे आपको बोनस तो नवंबर मिला, पर वो कह देंगे कि आपको अप्रैल में जो बोनस मिल रहा था ये आपका अप्रैल से अब तक का मिला हुआ। किसी को मंथ वाइज अगर बोनस देना है तो नवंबर में दे रहे हैं, तो ये नहीं कि नवंबर ऑनवर्ड्स, वो चाहे तो उसको अप्रैल ऑनवर्ड्स भी दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. Next basis of difference is scope. The memorandum contains conditions for the use of the creditor, shareholder and the outside public. तो मेमोरेंडम में क्या दिया हुआ है? कंडीशंस दी हुई है। तो क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वहां पर सारे आउटसाइडर्स के लिए वो कंडीशंस दी हुई होती हैं। जैसे क्रेडिटर्स होती है, पब्लिक होती है, शेयर होल्डर्स होता है, जो दूर से कंपनी को देख रहे होते हैं। कि उनका दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी, इनसाइड ऑफ द कंपनी क्या चल रहा है उन्हें नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये लोग इनका काम कंपनी से सिर्फ डील करना है। शेयर होल्डर है, ये सिर्फ ओवरऑल देखते हैं कि कंपनी कैसा प्रॉफिट कमा रही है, इनको कितना रिटर्न मिल रहा है, अंदर क्या चल रहा है दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ऐसी क्रेडिटर्स है, इनका काम पैसा देना है, इनको टाइमली वो मिलना चाहिए। तो इट कंटेन्स कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ क्रेडिटर, शेयर होल्डर एंड आउटसाइड पब्लिक। तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इसमें कंडीशंस दी हुई होती हैं। But articles constitute a contract between the company and its members in the capacity of members. But article क्या है? ये कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर उसके रिलेटेड सारी कंडीशंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस देता है। इसमें आउटसाइड द पब्लिक के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. So these are the various differences between the memorandum of association and article of association, and this is very important. This question can come in exam. Fine. Now next topic is contents of articles. Contents of articles की articles के अंदर क्या क्या होता है? तो the article of association of a company usually deal with the following matter. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नीचे दिए हुए मैटर्स के साथ डील करता है, जिसमें फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फ्रेजेस. तो जैसे कहीं कहीं पर कोई चीज लाइक टर्म्स ऐसी यूज होती है कि टेक्निकल टर्म्स वहां पर चल रही होती हैं, तो एवरीबडी इज नॉट अवेयर अबाउट इट. कि अगर वहां पर कोई एम्प्लॉय आ रहा है या कोई नया मेंबर कौन होता है? शेयर होल्डर, जिसने वहां के शेयर लिए होते हैं. तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं अगर कोई टेक्निकल टर्म होती है. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उन इम्पोर्टेंट टर्म्स और फ्रेजेस को एक्सप्लेन किया जाता है.
शेयर कैपिटल एंड राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाएगा कि उस कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है और डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर जो हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है या हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, तो उनके साथ क्या क्या उनके राइट्स हैं वो वहां पर सारा उनको दिया हुआ होता है। प्रोसीजर एज टू मेकिंग ऑफ कॉल्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो उसके रिगार्डिंग की वो कॉल, लाइक कॉल मनी होती है कि जब शेयर इशू करेंगे तो वो हर एक कॉल पे कितना मनी वो लोग लेंगे, या फिर जैसे कई बार होता है कि वो कुछ अमाउंट छोड़ देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 10 रुपए में से सिर्फ 8 रुपीज कॉल्ड अप है और 2 रुपए छोड़ देते हैं कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगाएंगे। तो इट डिपेंड्स, ये अपनी कंपनी का इंटरनल अफेयर है कि वो किस तरीके की पॉलिसीज बनाती है। या फॉरफीचर ऑफ शेयर है कि वो किस कंडीशन में फॉरफीचर ऑफ शेयर करेगी, कितना वो वेट कर सकती है, कितना टाइम देगी शेयर होल्डर को पैसा, मतलब उसका कि वो पैसा उनको दे दे। तो दिस इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल एंड देयर रोटेशन पावर्स एंड ड्यूटीज। तो जो भी मैनेजमेंट पीपल हैं, मैनेजमेंट पीपल जैसे डायरेक्टर्स वगैरह को अगर रख रहे हैं या किसी को एम्प्लॉय वो रख रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पर सारी की उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसको क्या पावर्स दी जाएंगी, उससे क्या क्या ड्यूटीज उनकी होगी, वो सारी चीज यहाँ पर आर्टिकल्स में मिल जाती है। इसके अलावा रूल्स एज टू, नीचे दिए हुई चीजों के रूल्स वहां पर दिए होते हैं कि ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, अगर कोई करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो सारे रूल्स वहां पर दिए होंगे। इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट कब इशू होगा, कितना टाइम वो लेंगे कि एक बार आपने शेयर आपने खरीद लिए तो उसका कितना टाइम बाद वापस से शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। जनरल मीटिंग्स, कंपनी अपनी जनरल मीटिंग जिसमें शेयर होल्डर्स वो बेसिकली वो अटेंड करने के लिए रखी जाती हैं, तो एक साल में कितनी मीटिंग रखी जाएंगी वो सब वहां पर दिया हुआ होता है। कॉमन सील ऑफ द कंपनी, कॉमन सील जो कंपनी की स्टैंप होती है उसके रिगार्डिंग। डिविडेंड, रिजर्व्स एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कितना कंपनी डिविडेंड देगी या वो डिविडेंड देगी या उसको फिर वापस अपने रिजर्व्स में रखेगी, वो सारे रूल्स आपको आर्टिकल्स में मिलेंगे। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग रूल्स ये आपको आर्टिकल में मिलेगा। लियन ऑन शेयर्स, रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन, इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पेइंग कमीशन एंड फिक्सिंग रेट देयर ऑफ, कितना कमीशन देना है और उसको कितना परसेंट आपको देना होगा, कितने टाइम में देना होगा, कि आप क्वार्टरली देना चाहते हैं या आपको एनुअली देना चाहते हैं। पेइंग इंटरेस्ट आउट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीजों के रिगार्डिंग रूल्स जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिलते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलेशन कंटेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज लेड डाउन बाय द एमओए। तो एओए में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी पावर्स दी हुई है उसके बाहर नहीं होना चाहिए। और इन केस अगर उसके बाहर वो पावर्स दी हुई होती हैं तो वो हमारी जो है नल एंड वॉइड मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, नॉर वॉयलेट एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। ना तो उसमें कोई भी रेगुलेशन एनी ऐसी होनी चाहिए जो एमओए को वहां पर उसकी पावर्स के बियॉन्ड जाए, या फिर कंपनीज एक्ट में जो भी लॉज दिए हुए हैं वो भी वहां पर वॉयलेट नहीं होने चाहिए। कि सपोज वहां पर मेंबर्स की लिमिट आपकी है तो वो वहां पर वॉयलेट नहीं होनी चाहिए, या फिर और कोई आपको वहां पर दिया हुआ है रूल्स रेगुलेशंस कंपनीज एक्ट में, तो योर इंटरनल मैनेजमेंट शुड नॉट वॉयलेट दैट रूल्स, शुड नॉट वॉयलेट दैट लॉज। और अगर ऐसा होता है, all clauses in the articles which are ultra vires the memorandum or the act, ultra vires मैंने क्या बताया था, beyond the powers, उनकी powers के बाहर। तो जो भी clauses articles में memorandum की powers के बाहर हैं, that shall be null and void। null मतलब कि that will not exist in the eyes of law। लॉ की नजरों में वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो ऐसा होगा कि जैसे कभी था ही नहीं। ठीक है, तो उसके ऊपर वो अगर कोई केस भी करता है तो वो जो केस है वो इररेलेवेंट माना जाएगा, क्योंकि लॉ की नजरों में दैट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो केस तो किसी चीज के ऊपर लड़ा जाता है कि ये चीज है, उनकी नजरों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता।
So these are the various contents of article of association. Now the next topic is बाइंडिंग इफेक्ट्स ऑफ MOA एंड AOA. बाइंडिंग इफेक्ट मतलब कि क्या क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, कैसे वो बाउंड करते हैं. तो ये जो है दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स टू मेंबर्स एंड द मेंबर्स टू द कंपनी. तो ये एक दूसरे को कैसे बाउंड करते हैं ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है. According to Section 10 of the Companies Act, subject to the provision of this Act, the memorandum and article shall, when registered, bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and contained covenants on its and his part to observe all the provision of memorandum and of the articles. तो जो भी आर्टिकल्स में और मेमोरेंडम में प्रोविजंस दिए गए हैं तो उसके हिसाब से जैसे कंपनी रजिस्टर हो जाती है वो वैसे ही कंपनी को और उसके मेंबर को एक दूसरे के लिए बाउंड कर देती है. कैसे बाउंड? की जो भी एक्टिविटीज होंगी the company will be liable for the activities of the members and members will be liable for all the activities of the company. तो वो उसके लिए अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं then they are bound to perform the same. Thus the article bind the company to its members, the members to the company and the members to each other. तो इसलिए आर्टिकल्स क्या करता है? कंपनी को उसके मेंबर्स के टुवर्ड्स बाइंड करता है कि कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी मेंबर्स कि अगर वो कोई भी एक्ट कर रही है तो वो मेंबर्स को आंसरेबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द मेंबर्स टू दी कंपनी, इसी तरह मेंबर्स कुछ भी कर रहे हैं दे आर आंसरेबल टू दी कंपनी एंड मेंबर्स टू ईच अदर, क्योंकि ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर तो इसलिए वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं. एक उनकी एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर मतलब वो परफॉर्म करनी पड़ती है उनको, दे आर बाउंड टू डू सो. जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, company is bound to the members to observe and follow the articles. तो कंपनी जो है वो मेंबर्स के लिए बाउंड है कि जो भी आर्टिकल्स में दिया हुआ है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा. इन केस द कंपनी कमिट्स अ ब्रीच ऑफ इट्स आर्टिकल, तो अगर कोई कंपनी जो है उसके आर्टिकल्स में जो भी दिया हुआ है उसके बाहर जाकर कुछ एक्टिविटी कर रही है तो द कंपनी इज नॉट सपोज टू डू सो. क्यों? क्योंकि वो गलत काम कर रही है, उसको अपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम से बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं है. बट फिर भी अगर वो ऐसा कोई काम कर रही है तो उस केस में मेंबर्स कैन रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग सो बाय ब्रिंगिंग एन इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी. तो अगर कंपनी ऐसा कोई काम कर रही है जो उसको आर्टिकल्स में उसको अलाउ नहीं कर रहा है तो उस केस में जो भी मेंबर्स हैं कंपनी के वो कंपनी को वो काम करने से रोक सकते हैं. Only a shareholder or a member of the company in the capacity of a member and not in any other capacity can enforce the rules and regulation contained in the article. तो जो भी कंपनी का शेयर होल्डर है या मेंबर है सिर्फ एज अ एक मेंबर होने के नाते, किसी और तरीके से नहीं. क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर का कई तरीके से रिलेशन हो सकता है कि जैसे आपने 12th में बैलेंस शीट पढ़ी होगी कि कोई वहां पर पार्टनर है, सपोज पार्टनरशिप आप पढ़ के आए हो तो वहां पर पार्टनर ABC पार्टनर है तो वो उसके कौन हो गए? मेंबर्स ऑफ द कंपनी हो गए. तो उसमें अगर कोई लोन उसको दे रहा है कंपनी को तो वो उसका क्रेडिटर भी हो गया. तो दिस इज द अदर रिलेशनशिप. तो यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है कि कोई भी शेयर होल्डर सिर्फ एज अ मेंबर किसी और कैपेसिटी में नहीं, वो वहां पर जो भी आर्टिकल्स में दिया हुआ है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स कर सकता है, उनको वहां पर लागू कर सकता है. बट अगर वो एज अ क्रेडिटर बात करें तो एज अ क्रेडिटर वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता. AOA is a contract of most sacred character between the company and each member, binding the members to the company under a statutory covenant. A company can sue its members for the enforcement of its article as well as for restraining their breach. तो इसमें क्या है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है
like contract between the company and its members. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है इसमें उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि मेन उसका यही है कि इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलेगा. तो इट विल वर्क ऑन द बेसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर. दे शुड बी लॉयल टूवर्ड्स ईच अदर, कि जो भी मेंबर हैं वो कंपनी के लिए लॉयल होने चाहिए, कंपनी के फेवर में काम करने चाहिए. तो अगर कंपनी चाहे तो वो अपने मेंबर्स को उस केस में स्यू भी कर सकती है. The article constitute a contract between each member and the company. तो ये वही बता रहा है बार बार कि इसमें जो है आर्टिकल जो है वो हर एक मेंबर और कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखता है. तो अगर वहां पर 100 सपोज शेयर होल्डर हैं तो there are supposed to be a contract between the company and each of the member, कि 100 के 100 लोगों के साथ उसका कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वो माना जाएगा. The memorandum and articles do not constitute a contract between the company and the third party. तो मेमोरेंडम या आर्टिकल कोई भी थर्ड पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांधता कंपनी के साथ. मेन जो इसका रिलेशनशिप रहेगा कंपनी और मेंबर्स का रहेगा. थर्ड पार्टी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट. Neither the company nor the members of the company is bound to outsiders to give effect to the provision of memorandum and article. तो हमने अब इसमें क्या पढ़ा है कि they are bound to each other. कंपनी जो है वो मेंबर्स के लिए बाउंड है और मेंबर्स जो है वो कंपनी के लिए बाउंड है, बट दे आर नॉट सपोज टू बी बाउंड टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स. बाहर वालों के लिए दे आर नॉट बाउंड. मेमोरेंडम और आर्टिकल में उनको सेफगार्ड करने के लिए प्रोविजंस तो दिए गए हैं, बट उनको एज सच कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने नहीं बांधा हुआ है. तो उनकी जो बाउंडेशन है वो एक दूसरे की तरफ है कि कंपनीज की एक्ट के लिए मेंबर्स बाउंड होंगे, मेंबर्स को वो करना पड़ेगा, और मेंबर्स की एक्ट के लिए कंपनी बाइंड होगी, कंपनी को वो करना पड़ेगा. बट दे आर नॉट टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, नॉट टूवर्ड्स द आउटसाइडर्स. तो दिस इज द बाइंडिंग इफेक्ट. नाउ ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA. तो अगर हमें AOA में कोई भी चेंजेस करने हैं, हमें वहां पर कुछ प्रोविजंस रूल्स दिए हैं, वो अगर कंपनीज एक्ट में सपोज चेंज हो गए तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज करने पड़ेंगे. तो वो हम सीधे सीधे चेंज नहीं कर सकते हैं. देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड. तो कैसे चेंज होगा? सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट a company may alter its article by passing a special resolution to this effect. तो अगर कंपनी को अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है तो उसके लिए उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, जो कि उनकी जनरल मीटिंग में होता है. वहां पर अपना जो भी प्रपोजल होता है कि उनको क्या चेंज करना है, जनरल मीटिंग में वो ये प्रेजेंट किया जाता है, और फिर वहां पर वोटिंग होती है कि सपोज उनका परमिशन ली जाती है, तो एवरीबडी give their opinion कि yes they should go for it or they cannot do it. तो वहां पर जब वो पास हो जाएगा only then they can alter their article of association. A company may even change its articles with retrospective effect. तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये वही बता रहा है कि कंपनी अपना जो आर्टिकल है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी चेंज कर सकता है, पुरानी डेट से भी चेंज कर सकता है. कि सपोज जैसे कंपनीज एक्ट में जो चेंज हो गया वो तो अप्रैल में चेंज हो गया, बट अभी ये जो हमारी जनरल मीटिंग वो उसको चेंज करे. तो वो कौन कौन सी हैं? ऑल्ट्रेशन कैन नीदर बी बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट नॉर द MOA. ऑल्ट्रेशन जो है वो कभी भी कंपनीज एक्ट या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर नहीं होने चाहिए. कि मतलब ऐसा, क्योंकि MOA में हमें हमारा एरिया बताया हुआ है कि किस एरिया में हमें काम करना है. तो अगर हम AOA को चेंज कर रहे हैं और MOA में जो भी हमें एरिया दिया हुआ है उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वाली ऑल्ट्रेशन हमें अलाउड नहीं होगी. सेकेंड इज ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स seeking to take away the company's power to alter its article would be void as being contrary to the provision of act. तो अगर कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये वाले चेंज करना चाहता है कि हम आगे से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये वाली पावर उसमें अगर कोई मांग रहा है तो ये वॉइड माना जाएगा, ये वाली ऑल्ट्रेशन उसमें अलाउड नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ऑल्ट्रेशन में हम ऑल्ट्रेशन को ही बंद करने की जो परमिशन मांग रहे हैं,
जो हम चेंज करना चाह रहे हैं वो आउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट है, विच इज नॉट अलाउड। तो ये वाली यहाँ पर उसको रेस्ट्रेन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। Next is alteration seeking to impose an additional liability on a member of the company after the date on which he became a member shall not be binding upon unless he agrees in writing to such an alteration. तो अगर वो आर्टिकल्स में चेंज करके किसी मेंबर के ऊपर कुछ एडिशनल लाइबिलिटी डालना चाहते हैं कि सपोज अगर हमारी कंपनी वाइंड अप होती है तो मिस्टर एक्स के जो सारे ड्यूज हैं ये हमारा ये वाला मेंबर सपोज पे करेगा, तो अगर वो मेंबर बन चुका होता है तो जब तक उससे राइटिंग में वो परमिशन नहीं ली जाएगी कि हाँ वो इस ऑल्ट्रेशन के लिए रेडी है, तब तक वो वाला चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर वो सारी बात आ गई, तो जब तक वो पर्सन उसके लिए एग्री नहीं करेगा तब तक ये वाला चेंज, ये वाला ऑल्ट्रेशन आर्टिकल में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज आर्टिकल शुड नॉट बी इलीगल or against public policy besides not being contrary to any other statute in force। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन जो भी किया जा रहा है आर्टिकल्स में वो इलीगल नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, कि वहां पर उससे जनता को कोई नुकसान हो रहा है या कोई भी इलीगल एक्ट, मतलब दैट इज बियॉन्ड द लॉ, कि जो भी हमारे लॉज है उनके बाहर जाके कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो वो ऑल्ट्रेशन अलाउड नहीं है। The power to alter articles must be exercised by the shareholders in good faith for the benefit of the company as a whole। तो जो भी आर्टिकल को चेंज करने की पावर मिली हुई है शेयर होल्डर्स को, तो वो गुड फेथ में की जा रही है कि वो जो भी चेंजेस करेंगे आर्टिकल्स में वो कंपनी के फायदे के लिए करेंगे। तो अगर ये वाला वहां पर सही है तो वो चेंज किया जाएगा कि यस दे आर डूइंग दीज चेंजेस फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। तो अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर वो चेंज अलाउड नहीं होगा। The power to alter articles should not be abused by the majority of shareholder to deprive the minority of their rights or to oppress the minority। तो आर्टिकल्स में जो भी चेंज किया जा रहा है तो उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए कि जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो माइनॉरिटी का कोई भी राइट्स को वहां पर छीनने की कोशिश करे या उनके उनको दबाने की कोशिश करे। अगर उस पर्पस के लिए कोई भी ऑल्टरेशन किया जा रहा है आर्टिकल में तो वो वहां पर अलाउड नहीं होगा। Certain provision of the articles cannot be altered except with the prior approval of tribunal। तो कुछ प्रोविजन आर्टिकल में ऐसे हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर हमें आर्टिकल में चेंज करना है तो सिर्फ हमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है, बट कुछ प्रोविजंस में वहां पर उनको स्पेशल प्रोविजन से सिर्फ काम नहीं चलता, उनको ट्रिब्यूनल जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन है वहां से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बिना उसमें ऑल्टरेशन नहीं किया जा सकता। जैसे क्या एग्जांपल है, अगर किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज करना है तो सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन से काम नहीं होगा उनको ट्रिब्यूनल से भी परमिशन वहां पर लेनी पड़ेगी, वहां से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी वो एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर सकते हैं। A company can alter its articles even if it causes a breach of agreement with the outsider। तो कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स ब्रीच ऑफ, अगर एक जो भी वो चेंज करना चाह रहे हैं तो अगर वो किसी के साथ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो रहा है उसको करने से तो वो ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज राइट इन द QA टैब। Next topic is constructive notice of MOA and AOA। This is what after registration memorandum and articles become public document and it is taken for granted that everyone who deals with the company is in the know of these document। This is called constructive notice of memorandum article or the doctrine of constructive notice। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या मतलब है कि जब भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो साथ साथ उनका MOA और AOA जो है वो बन जाता है। तो MOA बनते ही वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है।
तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब कि जब भी कंपनी एस्टैब्लिश हो गई तो वहां पर एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस निकल जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करना चाहता है उसको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. दे शुड नो व्हाट इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इज इट क्लियर कि जैसे ही मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाते हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं कंपनी के. तो जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा तो जो भी मेंबर कंपनी के साथ डील करना चाहता है, कोई भी जो कंपनी के साथ डील करेगा आउटसाइडर, तो दे शुड गो थ्रू दीज डॉक्यूमेंट. The legal effect of this doctrine is that if a person deals with a company in a manner which is inconsistent with the provision contained in its memorandum or article, he must be deemed to have dealt with the company at his own risk and cost and shall have to bear the consequences thereof. तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका एक लीगल इफेक्ट है डॉक्ट्रिन का कि जो भी अगर पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है तो अगर वो प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, मतलब हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है जिस प्रोविजंस के बेसिस पर वो पर्सन के साथ डील किया जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि तुम अपने रिस्क पे काम कर रहे हो. क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाकर काम कर रही है, वो उसमें नहीं दिया हुआ, then the person should aware of it. तभी वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस दिया हुआ है कि अगर आपको कंपनी के साथ डील करना है तो आपको उसके मेमोरेंडम की, आपको आर्टिकल की पूरी जानकारी होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि उसको पता रहेगा कि वहां पर कंपनी को क्या क्या करना है, कंपनी क्या कर सकती है. तो अगर वो कोई ऐसी चीज कर रही है जो उसकी पावर्स में नहीं है तो वो उस पर्सन को पता होना चाहिए. अगर उसको नहीं पता तो वो उसका अपना रिस्क है, अपने कॉस्ट पे वो उसको काम करेगा और उसका जो भी नतीजा होगा कि सपोज उसको लॉस हो गया कि वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और वो कंपनी जैसे कि उससे रिलेटेड काम ही नहीं कर रही. जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, कंपनी का काम तो मैन्युफैक्चरिंग का है पर वो ये बिजनेस जो बिल्डिंग से खरीदने बेचने का अगर वो काम करती है तो वो उसके ऑब्जेक्टिव का पार्ट नहीं है. ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलते हैं? मेमोरेंडम में. तो जिस पार्टी के साथ वो बिल्डिंग खरीद रही है या बिल्डिंग बेच रही है, तो ये उस पार्टी की ड्यूटी है कि वो उसका मेमोरेंडम पढ़े, उसका आर्टिकल पढ़े कि ये कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये इसी चीज से रिलेटेड काम कर रही है. अगर ऐसा नहीं कर रही है तो अगर वहां पर वो धोखा दे के चली जाती है कंपनी उसको, तो कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसने मेमोरेंडम में दिया हुआ है उसका ऐसा काम ही नहीं है. जो थर्ड पर्सन उसके साथ काम कर रहा है वो उसका अपना रिस्क है, अपने रिस्क पे काम कर रहा है कि अगर कंपनी पैसा लेके भाग गई तो उसको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा उस केस में. क्यों? क्योंकि उसको ये मान के चला जा रहा था कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कंपनी ये काम कर ही नहीं रही है, अगर कर रही है तो तुम अपने रिस्क पे ये काम कर रहे हो. तो दिस इज द लीगल इफेक्ट ऑफ constructive notice. Now the next topic is doctrine of indoor management. So as per the doctrine of indoor management, a person dealing with a company is bound to read only the public document. He will not be affected by irregularity in the internal management of the company. तो इसका क्या मतलब है? ऊपर तो हमने कहा जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था कि वो उसको पूरा एओए और एमओए के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है. बट वहां पर मेन रिस्क किसका था? वहां पर मेन रिस्क पर्सन का था. वहां पर कंपनी को बचा के चला जा रहा था कि ऐसा नहीं कि कोई भी XYZ आके कह दे कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम मुझे पैसा वापस करो. तो वहां पर कंपनी को रिस्क पे था कि कोई भी आके खड़ा हो जाएगा, तो वहां पर कंपनी को बचाया जा रहा था. यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या है कि यहाँ पर मेंबर्स को भी कुछ हद तक सेफगार्ड किया जा रहा है इस डॉक्ट्रिन के अंदर. इसमें क्या बोला कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, उसको ये जरूरी है कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़े. बट कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट में क्या इरेगुलरिटी चल रही है, वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो आइडेंटिफाई करना उस पर्सन का काम नहीं है. वो तो सिर्फ ओवरऑल देख सकता है ना कि बाहर से कंपनी को कि बाहर एक बिल्डिंग में क्या है, एक तो वो देख सकता है ना, बिल्डिंग के अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोज.
तो उसको ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाएगा कि आप अंदर झांक के देखो कि वहां पर क्या चल रहा है। फाइन। तो मेंबर को क्या, जो भी पर्सन डील कर रहा है उसको एमओए और एओए पढ़ना कंपलसरी है, ये उसकी ड्यूटी है, मतलब ही इज बाउंड टू रीड दैट डॉक्यूमेंट। बट उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि कंपनी के अंदर जो भी इरेगुलरिटी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो पर्सन उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कि वो उसको आइडेंटिफाई करना उस पर्सन का काम नहीं है। The doctrine of indoor management seeks to provide a protection to the outsider by requiring the person in charge of the management of the company to do all the things according to procedure prescribed by the AOA. तो यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसका बेसिक पर्पस क्या है, आउटसाइडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो उसका मेन काम क्या है कि बस वो ये देखेगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोसीजर दिया हुआ है, जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है। कि जैसे कहीं पर था कि अगर कोई कंपनी नए शेयर इशू कर रही है तो वहां पर उसको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, तभी वो नए शेयर इशू कर सकती है। तो अगर किसी कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं, फाइन, तो वहां पे जो आउटसाइडर है वो ये मान के चलेगा कि इन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराया होगा, क्योंकि उसको इतना पता है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा उसके बाद ही नए शेयर आएंगे। तो अगर कंपनी ने नए शेयर इशू कर दिए तो ही विल थिंक ऑफ कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो चुका होगा। तो ऐसे केस में वो नहीं है कि वो ये कहेगा कि मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी दिखाओ, इसके ऊपर जो भी साइन जरूरी थे वो सबने किए हैं या नहीं किए हैं, ये सब उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन करना उसका काम नहीं है, सिर्फ एक उसको चेक करना काम है कि जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ओवरऑल वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। An outsider is not required to investigate into the compliance of all the rules of internal management. उसको हर एक रूल को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं है। एओए और एमओए के हिसाब से जो एक ओवरऑल लुक उसका है वो वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, बस उससे इतना एक्सपेक्टेड है कि वो हर एक चीज को देखे कि साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जो साइन किए हैं वो उसी पर्सन ने किए हैं, कि सपोज 2 डायरेक्टर के साइन हो रहे हैं तो ये चेक करना साइन ओरिजिनल है या नहीं है, ये आउटसाइडर का काम नहीं है। The doctrine of indoor management, also known as Turkwind Rule, had its genesis in the case of Royal British Bank versus Turkwind. तो इसके रिलेटेड यहाँ पर एक केस स्टडी का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कविंड 1856। तो इसमें क्या था, द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी हैड इशूड बॉन्ड्स टू टर्कविंड। डायरेक्ट कंपनी के डायरेक्टर्स ने टर्कविंड को जो है बॉन्ड्स इशू किए थे। They had power under the article to issue such bonds provided they were authorized by a resolution of the company. तो इसमें क्या था कि वो बॉन्ड कब इश्यू कर सकते थे, जब उन्होंने रिजोल्यूशन से उनको अथॉरिटी मिल गई, उन्होंने पहले रिजोल्यूशन पास करा होना चाहिए, उसके बाद ही वो बॉन्ड इशू कर सकते थे। No such resolution was however passed by the company. तो कंपनी ने जो है, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने ऐसा कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं कराया था, और बिना रिजोल्यूशन पास कराए उन्होंने टर्कवेंड को बॉन्ड इशू कर दिए थे। तो उस केस में अब टर्कवेंड को क्या है, वो तो पार्टी है, उसको ये बोला जा रहा है कि भाई आपको एओए एमओए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या, द कोर्ट हेल्ड दैट Turkwind could recover the amount of bonds from the company on the ground that he was entitled to assume that the resolution has been duly passed. तो जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर किसी कंपनी को रिजोल्यूशन पास करा के शेयर इशू कर सकती है, तो आउटसाइडर ये मान के चलेगा कि कंपनी ने वो रिजोल्यूशन पास किया है। तो यहीं पर ये कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि टर्कवेंट को पूरा पैसा वापस मिलेगा जितने उसने बॉन्ड खरीदे थे। क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी नहीं है ये चेक करना कि रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ, बॉन्ड इश्यू हुए हैं तो इसका वो मान के चला जाएगा कि हाँ जी रिजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ बेसिक पर्पस क्या है कि जो भी आउटसाइडर है उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एज पर प्रोविजन कंपनी को क्या करना चाहिए। अब अंदर इंटरनली कंपनी क्या कर रही है उसकी ताक झाक करना ये आउटसाइडर का काम नहीं है, बट ही शुड अवेयर ऑफ द प्रोविजंस। बस उसको प्रोविजंस कम से कम पता होने चाहिए कि कंपनी को क्या प्रोविजंस फॉलो करने हैं।
The doctrine of indoor management is subject to the following exceptions when the protection under the rule may not be given to person dealing with the company. तो ऊपर अभी जो हमने सब पढ़ा था उसमें क्या था, वो आउटसाइडर को प्रोटेक्शन दी हुई थी कि कंपनी के पार्ट पे अगर कुछ गलती है तो उस केस में आउटसाइडर को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको भी वहां पे प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अब नीचे वहां पर आपको कुछ एक्सेप्शंस दी हुई हैं जहां पर उस आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी इस रूल के अंडर। डॉक्ट्रिन जो हमारे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसके अंदर आउटसाइडर को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी की अगर कंपनी के अंदर कुछ भी चल रहा है और वो उसको बारे में उसको पता है, उस फिर भी उसके बाद वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, तो उस केस में आउटसाइडर को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। A person who has actual knowledge of the internal irregularity cannot claim the protection of this rule. A person who himself is the party to the inside procedure, such as director, is deemed to know the irregularities if any. तो अगर किसी को पता है कि कंपनी के अंदर गड़बड़ी चल रही है, कुछ वहां पर परेशानियां चल रही हैं, तो वो पता होने के बाद भी अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो अपने रिस्क पे कर रहा है, तब उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। कि सपोज कंपनी का ही कोई डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर है तो अंदर कंपनी में क्या चल रहा है उसको सब पता है कि वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ गड़बड़ है, तो वो उसको पहले से पता है। उसके बावजूद अगर वो कंपनी को लोन दे देता है और फिर कहता है मेरा लोन वापस करो, यहाँ तो गड़बड़ी है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो उसको वहां पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले से पूरी जानकारी थी, उसके बावजूद उसने अगर वहां पर कोई भी डील की है तो वो उसने अपने रिस्क पे की है, उसको कोई भी वहां पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। Next is negligence in suspicion of irregularity, where a person dealing with the company could discover the irregularity had he made proper inquiries. He cannot claim the benefit of the rule of indoor management. तो अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ जो डील करना चाह रहा है, कोई भी इरेगुलरिटी है जिस वो इजीली अगर आइडेंटिफाई या उसको डिस्कवर कर सकता था थोड़ी सी इंक्वायरी के साथ, और उसने नहीं की, तो उस केस में उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब आपको आइडिया है कि वहां कुछ तो चल रहा है। कि जैसे अगर अब एग्जांपल लें कि कंपनी का पीछे टर्नओवर जो था, मतलब पीछे कंपनी जो काम कर रही थी 10 करोड़ का 20 करोड़ का कर रही थी, अचानक वो 60 करोड़ 70 करोड़ हो गया, तो एकदम से क्या हो गया, तो वहां पर एक मतलब वो सस्पिशियस है वहां पर कि अचानक से कंपनी में क्या हो गया। तो पर्सन उस चीज को इग्नोर करके वहां पे नेग्लिजेंट बन के फिर आगे उसके साथ काम कर रहा है, तो ये गलत है। अगर वहां पर कुछ भी ऐसी चीज वो डिस्कवर कर पा रहा है, देन ही शुड मेक दी प्रॉपर इंक्वायरीज, ओनली देन ही शुड गो फॉर इट। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। The protection of the rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are so suspicious as to invite inquiry and the outsider dealing with the company do not make proper inquiry. तो ये यही बताया हुआ है कि ये रूल्स के लिए अवेलेबल नहीं है कि जहां पर चीज काफी सस्पिशियस चल रही है, काफी मतलब संदेह है वहां पर कि ये क्या हो रहा है इस कंपनी में, अचानक से क्या हो गया, और वो उसको फिर भी इग्नोर करके और अपना काम आगे कर रहा है, तो वहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। फॉर्जरी, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉर्जरीज कमिटेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के एम्प्लॉय जो है कोई भी वहां पे धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उसके अंदर वहां पर बाहर वाले को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, उसका तो नुकसान उस केस में हो ही जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर हम बात करें, जैसे आपने नीरव मोदी का सबने नाम सुना होगा कि वो पीएनबी से जो है काफी पैसा लोन लेके और यहाँ से भारत छोड़ के चला गया। तो दिस इज द फ्रॉड कमिटेड बाय द लाइक ही इज नॉट द एम्प्लॉय बट ही इज द पार्ट ऑफ द पीएनबी बैंक की अगर वहां से वो उसने लोन लिया है, तो इसमें बाकी लोग जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें उन लोगों का नुकसान हो गया, वो उससे बैंक से पैसे चाह के भी अपना क्लेम नहीं कर सकते जो लेके वो भाग चुका। नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स,
knowledge of articles is considered essential for claiming protection of the rule of indoor management. तो अगर किसी को भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको आर्टिकल्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए. A person who does not have actual knowledge of the company's article cannot claim as against the company that he was entitled to assume that a power which could have been delegated to the directors was in fact so delegate. तो अगर किसी पर्सन का आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसने कोई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं पढ़ा कंपनी का, ना कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, इसको कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ एज्यूम करता है कि वो मतलब कि डायरेक्टर्स ये काम कर रहे हैं तो ये उनके पास पावर्स होगी जब भी कर रहे हैं, तो इस अजम्पशन पे अगर वो आगे बढ़ के कोई भी काम कर रहा है तो उस केस में उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. अगर वो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो वो अपने रिस्क पे कर रहा है, क्योंकि वो पहले से ही वहां पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि आपको एओए और एमओए की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तब आपको इस वाले रूल के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. So this is all about the articles of association. I hope यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है. अगर यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट है तो you can please write in the QA tab. I am just taking up your doubts. आप इसके लिए बुक मैंने आपको बोला है अनिल कुमार की बुक आप इस सब्जेक्ट के लिए ले सकते हैं. ठीक है, इसमें अगर आपको लेटेस्ट एडिशन मिलता है देन इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप पुरानी बुक भी यूज कर सकते हो. 1-2 साल पुरानी अगर बुक आपको कहीं से मिल रही है यू कैन गो फॉर इट. क्यों? क्योंकि 10 ईयर्स में जो है आपको लिमिटेड कंटेंट मिलता है. 10 ईयर्स लेने का पर्पस क्या है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. बाकी पढ़ने की तो हमें पूरा जितना हमारा सिलेबस है हमें पूरा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ पहले जो है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है. ठीक है, कि जो भी कंपनी के साथ सपोज कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है या कोई और कंपनी में सपोज कोई क्रेडिटर्स कोई लोन देना चाहता है तो उनका ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है. उनको ये पता होना चाहिए कि भाई कंपनी जो भी पैसा इकट्ठा कर रही है वो किस पर्पस के लिए यूज करेगी, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा उनके पैसे का. तो वो एक पर्पस होता है. एओए क्या होता है? वो जो एमओए बन गया उसके बेसिस पर इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो कैसे काम करेगी वो सारा ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है कि वो लोग क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, यहाँ पर कितने सपोज एम्प्लॉय होंगे, उनकी क्या सैलरी होगी, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, ये सारा एओए में बताया जाता है. टेंटेटिवली आपके एग्जाम जो है अभी दिसंबर में ही शेड्यूल किए गए हैं. बाकी आप रेगुलरली अपनी एसवेल की वेबसाइट चेक करते रहिए, तो उसमें आपको पता चलता रहेगा, आपको एग्जाम अपडेट मिलता रहेगा. ऑल्टरेशन होता है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने एक बार बना दिया उसके बाद उसमें हमें कोई भी चेंज अगर करना है तो वो चेंज हम कहते हैं कि हमें उसमें ऑल्टरेशंस करने हैं. कि हमने सपोज हमने पावर्स बनाई कि डायरेक्टर सिर्फ ये वाली इनके पास पावर है, बट आफ्टर सम टाइम की जब कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस हुए तो डायरेक्टर की पावर्स में भी उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए. जैसे हमने बोला कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को उन्होंने अब स्ट्रॉन्ग कर दिया. पहले 1956 जो था कंपनीज एक्ट उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया. तो जो कंपनी पहले से एस्टैब्लिश है उन्होंने तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से अपना एओ नहीं बनाया ना, तो उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड द ऑल्टरेशन, और ऑल्टरेशन करने के लिए उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है. एमओए और एओए का स्कोप है बेटा कि उनका एरिया, कि उनको किस एरिया में काम करना है, कि उनके पास कितनी पावर्स है, कितनी ड्यूटीज है. तो एमओए में ओवरऑल बताया जाता है कंपनी के लिए कि कंपनी के पास ये वाली पावर्स हैं कि कंपनी का सपोज जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उनका एरिया बताया गया कि वो सिर्फ इतना काम कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड काम करना है. और एओए में क्या बताया गया है कि जो एमओए में है उसके हिसाब से वहां पर कि जितनी लिमिट एमओए ने बना दी एओए उसी के अंदर अंदर काम करेगा, उसके बाहर जाकर एओए काम नहीं कर सकता. ये जो मैं बुक यूज कर रही हूँ बेटा, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं दिस इज
ये ज्यादातर मैंने आपका अनिल कुमार सर की बुक जो है वो मैंने रेफर की हुई है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, सारा सिलेबस आपका कवर है। बाउंड का मतलब है कंपल्सरी टू डू। बाउंड मतलब इट इज कंपल्सरी फॉर द पर्सन टू डू दैट एक्ट, कि अगर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है तो मेंबर्स को कंपल्सरी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, वो ये बाउंड होती है उसकी एक्ट के लिए, उसको हम कहते हैं बाउंड। लियन का मतलब होता है कि अपना एक राइट वहां पर बन जाता है, कि अगर कोई सपोज पैसा किसी ने लिया है तो वो हम कहते हैं लियन के बेसिस पे लिया है, कि सपोज बिल्डिंग के उस पे लिया है, अगर कोई पैसा रिटर्न नहीं कर पाता तो बिल्डिंग के ऊपर उसका राइट उसका बन जाता है, वो उसको अंडर आ जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि प्रीवियस डेट से वो चीज जो है वो लागू होना। जैसे अगर आप लोगों ने सुना है कि लोगों को लाइक डियरनेस अलाउंस मिलता है या कोई भी अलाउंस होते हैं, तो वो पास होते होते टाइम लगता है, कि होना तो ड्यू सपोज 2012 में था, पर वो चीज पास होते होते लगे हो गया 2013, तो वो जो डियरनेस अलाउंस उनको मिलेगा वो 2012 की डेट से मिलेगा। पास तो 2013 में हुआ है पर पिछली डेट से हुआ है, वो 2012 से उन्होंने पास कराया होगा, तो उनको पिछले साल से अब तक का पूरा फिर डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। तो दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जो पिछली डेट से अप्लाई होता है। But I'll try to upload the material on Google Drive, then I'll share the link with you people. ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब होता है कि वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुए थे उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को पूरा ना कर पाना, वो होता है ब्रीच करना, मतलब धोखा देना, तोड़ देना उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो आपको करना था वो आपने नहीं किया, तो दैट इज कॉल्ड द ब्रीच। यस, एमओए और एओए, बेसिकली तो एमओए है जो पब्लिक देख सकती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो सिर्फ उनके मेंबर्स के लिए होता है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सिर्फ उनके लिए होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस दिए जा रहे हैं, कि कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज हैं, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं, वो क्या काम करेंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, और कि जो भी वो काम करेंगे वो बाउंड होते हैं कंपनी के मेंबर्स के लिए और मेंबर्स के कंपनी के लिए, और मेंबर टू मेंबर भी वो बाउंड होते हैं। केस स्टडी आपके केस में नहीं है, केस स्टडीज जो आती हैं दैट इज फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑनर्स ओनली, ठीक है, वो सिर्फ ऑनर्स के बच्चों के लिए है। आपको केस स्टडीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएंगी, यू कैन जस्ट कोट द केस, आप सिर्फ एक कोट वहां पर कर सकते हो केस को, कि इस ये वाला जो सपोज रूल था ये इस केस में दिया गया था, बट उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके कोर्स में नहीं है। Memorandum of Association is a constitution of the company, and AOA is a part of it which works on the basis of MOA. कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का पूरा एक प्रोसीजर था जो हमने पिछली यूनिट में करा था। Incorporation we have already studied in the past class beta. Exam pattern I'll tell you in the next class. I'll go through it, then I'll definitely tell you about the exam pattern. ठीक है, बाकी जो अब हमने नेक्स्ट क्लास है, आई विल ट्राई टू स्टार्ट द टॉपिक प्रोस्पेक्टस इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, तो यहाँ तक के जो भी डाउट्स थे आई थिंक आई एम क्लियर विद इट। एओए और एमओए में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि उनका स्कोप अलग होता है, उनका मीनिंग के बेसिस पे आपको डिफरेंस देना है, और आपको जो ये नोट्स हैं आई विल ट्राई टू अपलोड इट। Fine. Now I am ending the class for today. Goodbye. Let's meet in the next class.